हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लेजर। अब तक हमने समझा था कि सेक्शन 7 में किस तरह से सप्लाई को डिफाइन किया गया है। आज हम समझेंगे शेड्यूल 1। ठीक है, शेड्यूल 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज है जिनको हम सप्लाई बोलते हैं, इवन विदाउट अ कंसिडरेशन। अब तक हमने क्या समझा था कि सप्लाई मतलब क्या, कोई भी सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लीजिंग, लाइसेंसिंग, रेंटल ऑफ व्हाट, और गुड्स और सर्विसेज फॉर व्हाट, फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन इट इज अ सप्लाई। 7(1) ये बोलता था। 7(1) ने क्या बोला कि कोई भी क्लब एसोसिएशन ने अपने किसी भी मेंबर को कोई सर्विसेज दी, किसी भी मेंबर को कोई सर्विसेज दी और उसके बदले उन्होंने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज की, तो वो सप्लाई। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। 7(1) क्या बोलता था कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज, आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की, रिमेंबर गुड्स नहीं है, सिर्फ सर्विसेज, एनी सर्विस जो आपने इंपोर्ट की फॉर अ कंसिडरेशन, फिर चाहे बिजनेस के लिए किया हो नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप सप्लाई बोलोगे। जैसे नेटफ्लिक्स की सर्विसेज आपने ले लिया, प्राइम वगैरह की आपने कोई सर्विसेज अवेल की, इस पे जीएसटी लगेगा, इट इज अ सप्लाई। ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड इंपोर्ट और सर्विस एंड दिस विल बी, इन दिस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। आपने चैट जीपीटी का कोई पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया, सप्लाई लग जाएगा, इट विल बी सप्लाई। क्यों? क्योंकि आपने सर्विसेज इंपोर्ट की। फर्क नहीं पड़ता आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, नाउ वी हैव शेड्यूल 1। 7(1) क्या बोलता है, कोई भी एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में डिफाइंड है, जो मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, ठीक है, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन विल बी सप्लाई। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिनके लिए आपने भले कंसिडरेशन चार्ज नहीं भी किया हो, ठीक है, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया हो, तो भी उसको हम सप्लाई बोलेंगे। सर्टेन एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 1 में डिफाइन है, जिनको हम जिसको हम शेड्यूल 1 में रखेंगे, जिनको हम सप्लाई की डेफिनेशन में फिट इन करेंगे। ठीक है, शेड्यूल 1 का ये कहानी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, एनी एसेट दैट इज परमानेंटली ट्रांसफर्ड। परमानेंटली ट्रांसफर का क्या मीनिंग है, समझते हैं। हमारे पास एक हमारा एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, एक फर्नीचर खरीदा था आज से 3 साल पहले, 1 लाख का था, जिसपे उन्होंने 18,000 की आईटीसी अवेल की। ओके, अब क्या हुआ, ये जो फर्नीचर है वो पुराना हो गया, अब एबीसी लिमिटेड के काम नहीं आ रहा। तो एबीसी लिमिटेड के पास राज लिमिटेड आया और उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरे को दे दो, आपकी तो ये फर्नीचर किसी काम नहीं आ रहा, आपका यहाँ फालतू कचरा पड़ रहा है, तो एक काम करो मुझे दे दो, आपके यहाँ ये वैसे कचरे की तरह पड़ा हुआ है, मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। एबीसी लिमिटेड ने बोला कि चलो इसको जरूरत है, नीडी लग रहा है, एक काम करते हैं, तुम ये ले लो विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री में। ठीक है, अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये है कि एबीसी लिमिटेड ने जब ये गुड्स खरीदा था, तो ये माना गया था कि आप इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे, राइट। जब आप इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तभी आपको ये 18,000 की आईटीसी मिल रही थी। पर आज की डेट में क्या आप इस असेट को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, आपने तो परमानेंटली राज को दे दिया। तो क्या ये बनता है कि आप इसकी आईटीसी अवेल करो? नहीं। तो इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, तो जीएसटी एक्ट ने बोला कि इसको हम शेड्यूल 1 में सप्लाई मानेंगे, और इवन दो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो भी जब एबीसी लिमिटेड ने राज लिमिटेड को ये फर्नीचर दिया, एबीसी लिमिटेड को उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी। तो जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक असेट हो, अगर एबीसी लिमिटेड ने अपना पूरा बिजनेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट राज लिमिटेड को दे दिया होता, ठीक है, देन इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी सप्लाई। ठीक है, द लॉजिक इज एनी असेट जो आपने परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिया टू समबडी, डज नॉट मैटर कि सामने वाला रजिस्टर्ड है या नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि सामने वाले को रजिस्टर्ड होना है, उसको सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि कंपनी ने आईटीसी अवेल की होनी चाहिए। ठीक है, अब इस 1 लाख की पे जो 18,000 आईटीसी है, अगर एबीसी लिमिटेड ने अवेल ही नहीं की होती, तो क्या एबीसी लिमिटेड को जीएसटी चार्ज करना था, या क्या ये वो सप्लाई होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉजिक यही है कि ये जो 18,000 की आईटीसी आपने अवेल कर ली और अब आप इस एसेट को परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी तो ये आईटीसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेड्यूल 1 में इसे सप्लाई बना दिया, ताकि जो आपने आईटीसी अवेल की, जब आप उसको सप्लाई करोगे तो आप उसको उसकी आईटीसी पे भी कर दोगे। अब आपने वो बिजनेस अपने एसेट से, वो एसेट आपकी बिजनेस में रहा ही नहीं, तो अब उसकी आईटीसी भी आपके बिजनेस में नहीं रहनी चाहिए ना। तो एक तरह से ये इस लॉजिक के साथ इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, सो ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट,
ITC अवेल्ड ऑन सच असेट, अगर की तो सप्लाई, नहीं अवेल की नॉट अ सप्लाई। ठीक है, सिंपल। अगर आप ITC अवेल करोगे सप्लाई लगेगा, हो जाएगा, नहीं अवेल की नहीं लगेगा सप्लाई। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एनी सप्लाई दैट इज अंडरटेकन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, लेट्स टेक दैट एज एन एग्जांपल। मान लो ABC लिमिटेड का एक डायरेक्टर है राम। ठीक है, ABC लिमिटेड के पास एक मशीन थी जो डायरेक्टर राम को पसंद आई। ABC लिमिटेड ने इस मशीन को राम को दे दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि तुम मेरे डायरेक्टर हो, तुम इतने साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तुमको ये मशीन मुझसे चाहिए, एक काम करो तुम ले लो। ठीक है, ये जो मशीन ABC लिमिटेड ने राम को दी, क्या इसके ऊपर GST लगेगा? लग जाएगा। अभी हमने समझा भी ना कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट है, परमानेंट डिस्पोजल है, इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। ठीक है, मान लो कि ABC लिमिटेड ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, मान लो कोई लीगल सर्विसेज टू राम। ठीक है, ही इज द डायरेक्टर, क्या इसको सप्लाई मानेंगे? क्योंकि ये तो चलो फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया कि परमानेंटली आपने अपना कोई एसेट डिस्पोज कर दिया। ठीक है, पर ये जो सर्विसेज वाला पोर्शन है कि कोई लीगल सर्विस उसने अपने किसी डायरेक्टर को दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे क्या? तो GST एक्ट बोलता है यस, दिस इज ऑल्सो अ सप्लाई। वाई? एनी ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बिटवीन रिलेटेड पर्सन इज कंसिडर्ड अ सप्लाई। ठीक है, अब रिलेटेड पर्सन कौन कौन हो सकता है? इट कैन बी ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ वन और अनदर बिजनेस, मतलब मेरी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, या फिर मेरी कंपनी के कोई सब्सिडी एसोसिएट है उनके डायरेक्टर हो सकते हैं, ये सारे लोग हो सकते हैं। इनके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉई ये हो सकता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% होल्ड करता हो मेरी कंपनी के अंदर। कैसे? या तो अपने डायरेक्टली कर ले या अपने सब्सिडरी या एसोसिएट के थ्रू, अगर वो 25% मेरे होल्ड कर रहा है, देन इन दैट केस दैट इज ऑल्सो अ रिलेटेड पर्सन। कोई भी इंसान जो मेरे जो बोर्ड ऑफ अफेयर्स है या जो मेरे रेगुलर कंपनी के अफेयर्स है उनको कंट्रोल कर सकता है, डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सकता है, उस इंसान को भी रिलेटेड पार्टी में रखा गया है, तो वो भी मेरा रिलेटेड पर्सन है। तो जरूरी नहीं है कि रिलेटेड पर्सन को अगर आपने सर्विसेज दी तो वही सप्लाई, रिलेटेड पर्सन ने भी आपको सप्लाई दी, सर्विसेज दी, और रिलेटेड पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST, तो उस पर भी सप्लाई माना जाएगा। मतलब दोनों ने आपस में एक दूसरे को कोई गुड सर्विसेज दी, इन दैट केस इट विल बी सप्लाई। ओके, अब हम समझते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब होता है ABC लिमिटेड के पास एक पैन होगा, राइट, इज रजिस्टर्ड, उसके पास एक पैन होगा। हर कंपनी को एक पैन अक्वायर करना पड़ता है एज अ कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन या एज अ प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आप हमें कंपनी है तो उनको एक पैन लेना होता है। ठीक है, जब ये कंपनी GST में रजिस्ट्रेशन लेती है तो उनको एक GSTN मिलता है, ठीक है, जिसमें पैन नंबर्स होते हैं, मतलब इनिशियल आपका 08 कोड होता है, फिर आपका पैन नंबर होता है, फिर लास्ट के आपके 4 डिजिट होते हैं, राइट, तो पैन होता है आपका। अब 08 की जगह ये 27 हो सकता है, 26 हो सकता है, डिपेंडिंग कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का अपना अलग कोड मिलता है। ठीक है, GST का रेगुलेशन क्या बोलता है कि अगर आपके मल्टीपल स्टेट्स में ब्रांच है तो आपको सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी जितनी भी ब्रांचेस आपकी सेपरेट स्टेट्स में, उस पर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और अगर मतलब कंपनी को भी ये लग रहा है कि मुझे एक ही स्टेट में 2 ब्रांच खोलनी पड़ेगी क्योंकि एक ब्रांच का अलग काम है, दूसरी ब्रांच का अलग काम है, तो वो भी वो 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो मान लो राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में उनके सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हुआ क्या, राजस्थान ने तमिलनाडु को गुड्स भेजे एज अ BT, दैट इज ब्रांच ट्रांसफर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं किया। क्या ये सप्लाई है? हाँ। क्यों? एनी सप्लाई दैट इज टेकन प्लेस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। ओके, इसको और अच्छे से समझे। तो persons having same PAN but separate GST registration in different state UTs are treated as distinct person. Okay, अब सेम पैन है पर डिफरेंट GST है, ये मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। इनके बीच में कोई भी सप्लाई हुई तो क्या ये GST होगा, इस पे GST लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई की डेफिनेशन में फिट हो रहा है।
सेम यहाँ पे हमारा ब्रांच ट्रांसफर का केस है। अब हमेशा याद रखना, अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है, मतलब जैसे मान लो राजस्थान के अंदर ही 2 जगह ब्रांच थी पर रजिस्ट्रेशन सेम ही है, ठीक है? हो सकता है ना कि एक ही रजिस्ट्रेशन में 2 जगह ऑफिस हो। मान लो दिल्ली में मेरा एक हेड ऑफिस है, ठीक है? और राजेंद्र नगर में मेरा ऑफिस है, ठीक है? और दिल्ली में ही थोड़ा-सा आगे की साइड, थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रॉस करके मेरा एक और ऑफिस है, ठीक है? पर मेरा रजिस्ट्रेशन सेम ही है। मैंने एक ही जीएसटीआईएन पे 2 ऑफिस कर रखे हैं, रजिस्ट्रेशन मेरा एक ही है, ठीक है? तो क्या इसमें मुझे इसमें मैंने आपस में कोई ब्रांच ट्रांसफर किया, उसपे जीएसटी लगेगा? नहीं। जीएसटीआईएन सेम हो और आपस में आपने कोई ट्रांसफर किया है, कोई जीएसटी नहीं लगता। जीएसटीआईएन अलग-अलग हो तो आपका लगता है। जैसे कई कंपनीज होती है जिनकी मार्केटिंग ऑफिस, एचओ अलग-अलग ऑफिसेज होते हैं, लेकिन जीएसटीआईएन सेम होता है। मतलब एक ही जीएसटीआईएन में उनका मार्केटिंग ऑफिस भी होगा, उनका हेड ऑफिस भी होगा और उनकी एक फैक्ट्री साइट भी होगी, लेकिन तीनों एक ही स्टेट के अंदर है, तो वो एक ही रजिस्ट्रेशन में तीनों काम करते हैं। अब मार्केटिंग ऑफिस से हेड ऑफिस में कोई सामान गया, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, क्या जरूरत है, सेम ही स्टेट है ना, सेम ही जीएसटीआईएन है। लेकिन वही होता कि मार्केटिंग ऑफिस से दूसरे दूसरे स्टेट में हो जाता और कोई चीज ट्रांसफर हुई होती, देन इन दैट केस इट विल बी जीएसटीआईएन। जैसे मान लो दिल्ली में एक ऑफिस है, ठीक है? ये दिल्ली नहीं, चलो कोई स्टेट लेते हैं, ज्यादा इजीली समझेगा, राजस्थान पकड़ लेते हैं। राजस्थान में उदयपुर में आपका एचओ है, ठीक है? फिर जयपुर में आपका मार्केटिंग ऑफिस और फैक्ट्री है, ठीक है? अब इन दोनों का जीएसटीएन सेम है, ठीक है? क्या यहाँ पे अब उदयपुर से जयपुर कोई सामान गया तो क्या जीएसटी का सेपरेट है, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं। क्यों? सेम जीएसटीआईएन है, ये सेम जीएसटीआईएन है। ऑफिसेज भले 3 जगह है लेकिन जीएसटीआईएन तीनों जगह एक ही लग रहा है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हमारा कोई सप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कब लगेगा? यहाँ वाले स्टेज में, जब राजस्थान ने तमिलनाडु को कोई गुड्स दिया तब जीएसटी लगा। क्यों? जीएसटीआईएन अलग हो गए, 2 अलग अलग जीएसटीआईएन इन्वॉल्व हुए, यानी 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुए, ठीक है? व्हेन देयर आर सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन में कोई गुड्स या सर्विसेज गई, इट इज अ सप्लाई। पर सेम रजिस्ट्रेशन पर गुड्स या सर्विसेज आपस में ट्रांसफर हुई, नॉट अ सप्लाई। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला। तो लॉजिक क्या है? मान लो आप एक सीए हो, ठीक है? आप सीए इन सर्विस हो, आपने कंपनी में एज अ फाइनेंस हेड ज्वाइन किया, ठीक है? अब क्या हुआ, कंपनी का जो रूल या रेगुलेशन है वो ये है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ आता है उसको हम अकोमोडेशन देते हैं, ठीक है? और एज अ सीए जब आप मेरे फाइनेंस टीम के पार्ट बने हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऑडिट फैसिलिटेट कराना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, आपको पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो सप्लाई, अब क्या हुआ कि जब कंपनी ने एक अग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ, एक एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हुआ कि मैं एज एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन दूंगी और आप एज एम्प्लॉय मुझे अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरीज की सर्विसेज दोगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाना, ऑडिटिंग फैसिलिटेट करना ना, ये सारा काम करोगे, ठीक है? तो क्या इसको सप्लाई बोलेंगे क्या? तो कहा जाता है, तो शेड्यूल 1 बोलता है ये सप्लाई नहीं है, ठीक है? सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? एनी परक्विजिट, यानी जो अकोमोडेशन की सर्विस जो मैंने अपने एम्प्लॉय को दी, क्या वो सप्लाई? नहीं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय ने मेरे को बुक कीपिंग की सर्विसेज दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सर्विसेज दी, क्या वो सप्लाई? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। When services are provided by an employee to the employer in course or furtherance of employment, then it will not be a supply, ठीक है? When perquisites are provided by employer to employee in course of an employment as per the agreement, that is the contractual agreement, will that be a supply? नहीं। और अच्छे से समझे? तो ये है, मान लो मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ, मैंने एबीसी को कोई सर्विसेज दी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ सप्लाई, ठीक है? बट मैं हूँ सीए इन सर्विस, मेरे को एबीसी लिमिटेड ने हायर किया, अब मैंने कोई सर्विस दी, क्या अब इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, दिस इज नॉट सप्लाई, बिकॉज यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ। सिमिलरली एबीसी लिमिटेड ने सीएन सर्विस को कोई चीज दी, अब एबीसी लिमिटेड का तो ये एम्प्लॉय है ना,
उसने अकोमोडेशन या कोई सर्विसेज दी, तो क्या इस पे सप्लाई, इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं। वेरेस यहाँ पे अगर एबीसी लिमिटेड ने सी एन प्रैक्टिस को कोई सर्विसेज दी होती या कोई गुड्स दिए होते, तो यहाँ पे सप्लाई लग जाता, तो ये सप्लाई होता और इस पे जीएसटी लग जाता। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, कि जब भी कोई गिफ्ट 50,000 से कम वैल्यू का है, ठीक है, अगर अपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को खुश होकर 40,000 का कोई गिफ्ट दे दिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वही वो 1 लाख का दे दिया, उस पर जीएसटी लगेगा। क्यों? गिफ्ट वैल्यू लेस देन 50,000 नॉट अ सप्लाई, मोर देन 50,000 विल बी सप्लाई। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ओके, जब प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हुआ कि हमारे पास एक, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, राम एक प्रिंसिपल है। ओके, राम ने क्या किया, अपने गुड्स एजेंट श्याम को भेजे। कितने के? 1 लाख के गुड्स। श्याम को बोला कि गुड्स तुम करो, एक काम करो, कस्टमर को बेच दो, ठीक है, मेरे बिहाफ पे। श्याम ने ये गुड्स 1,50,000 में कस्टमर को बेच दिए। ठीक है, अब इस केस में ये बताओ कि जीएसटी कौन से स्टेज पे लगेगा? ठीक है, कौन से स्टेज को हम सप्लाई मानेंगे? क्या जब राम ने एज अ प्रिंसिपल श्याम को एज अ एजेंट सर्विसेज दी, ये गुड्स ट्रांसफर किया, तो क्या ये सप्लाई है? क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड्स फाइनली कस्टमर को थोड़ी बिके हैं, यहाँ पर गुड्स श्याम को उसने दिए हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे इस गुड्स को कस्टमर को बेच दो। ठीक है, जब यहाँ पे श्याम इनवॉइस बना रहा था, तो उसने राम के नाम पे इनवॉइस बनाई। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई कब हुई? जब फाइनली श्याम ने कस्टमर को अपना गुड्स बेच दिया, देन इट इज अ सप्लाई। और यहाँ पर माना क्या जाएगा कि राम ने ही अपने कस्टमर को गुड्स भेजा है, श्याम तो बीच बीच में एक मिडिल मैन था। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मैं सारे कस्टमर्स को केटर नहीं कर पा रही। ठीक है, तो राम के पास एक प्रॉब्लम आई कि इतने सारे कस्टमर्स की वजह से वो केटर नहीं कर पा रहा था सबको। राम ने बोला कि श्याम एक काम करो, तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स बेच देना, बदले में कुछ कमीशन तुमको चाहिए होगा तो वो मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, ये जो श्याम राम से कमीशन लेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, जो भी कमीशन सर्विसेज वो चार्ज कर रहा है, उस पे जो मतलब जो सर्विसेज, ये सेपरेट सर्विसेज मानी जाएंगी। ठीक है, पर ये जो राम ने श्याम को गुड्स दिए कि जाके मेरे बिहाफ पे इस गुड्स को आगे बेच देना, क्या ये सप्लाई है? नहीं। सप्लाई कब हुई? जब फाइनली कस्टमर के पास गुड्स गया। अब एक सिचुएशन और होती है, एक और सिचुएशन क्या है कि राम ने श्याम को बोला एक काम कर, मेरे इस 1 लाख के गुड्स को ले और कस्टमर को बेच दे। ठीक है, श्याम ने बोला ठीक है, मैं अपने कस्टमर को ये 1.5 लाख में बेच देता हूँ। ठीक है, अब इधर चेंज क्या है? अभी तो आपको सेम ही लग रहा होगा कि पहले भी तो यही हुआ, अभी भी तो सेम सिचुएशन है, तो अलग क्या हुआ? अलग ये है, यहाँ पे श्याम ने बोला कि मैं इनवॉइस अपने नाम पे रेस करूंगा। ठीक है, तो जब श्याम ने इनवॉइस अपने नाम पे रेस की, तो क्या हुआ? एक तरह से ये माना जाएगा ना कि श्याम ने कस्टमर को गुड्स बेचा है, ना कि राम ने। क्यों? क्योंकि इनवॉइस यहाँ पे किसके नाम पे हुई? राम, श्याम के नाम पे। कल को कस्टमर अगर जाएगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो किसके पास जाने वाला है? श्याम के पास, क्योंकि उसने गुड्स किससे खरीदे? श्याम से। वेरेज अगर यहाँ पे कस्टमर श्याम के पास आया, तो श्याम बोलेगा मैं तो सिर्फ एक एजेंट हूँ, एक्चुअल तो गुड्स राम के हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है, एक काम करो, राम से लड़ो। ठीक है, इस केस में सप्लाई कब होगी? जब राम ने श्याम को गुड्स दे दिए। जिस दिन श्याम के पास गुड्स पहुंचे, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी रिस्क रिवॉर्ड जो भी था, वो श्याम को ट्रांसफर हो चुका है जब गुड्स गए। क्यों? क्योंकि श्याम ने इनवॉइस अपने नाम पे रेस कर ली। ठीक है, वेरेज अगर श्याम राम के नाम पे इनवॉइस रेस कर रहा होता, तो रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब राम के पास ही है। तो गुड्स सप्लाई कब माने जाएंगे? जब श्याम फाइनली अपने कस्टमर को बेच देगा। ठीक है, तो रिमेंबर, इनवॉइस किसके नाम पे रेज हो रही है? अगर श्याम के नाम पे रेज हुई, देन सप्लाई उस दिन जिस दिन श्याम एज ए एजेंट के पास गुड्स चला गया। अगर सीधा प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस रेज हुई, देन इन दैट केस सप्लाई तब मानी जाएगी जब कस्टमर को गुड्स सप्लाई हो। ठीक है, टू पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस,
तो सप्लाई कब, व्हेन सेल टू एंड कस्टमर। एजेंट के नाम पे इनवॉइस, तो व्हेन सप्लाई टू एजेंट। ये है सप्लाई का पॉइंट। ओके, अब जैसे डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, आपने सुना होगा। डेल क्रेडिट एजेंट ये बोलता है कि मैं सारे इंटरेस्ट पेमेंट सारा रिस्क एक्सेप्ट करता हूँ। अगर कस्टमर ने मेरा पेमेंट नहीं किया, फॉर इंस्टेंस, डेल क्रेडिट एजेंट का मतलब क्या होता है कि जब प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान ट्रांसफर किया, तो डेल क्रेडिट एजेंट ये बोलता है अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो बदले में मैं तुमको पैसा दे दूंगा। ठीक है, कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आई कि मैंने जब कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज बेची और उसने बदले में पैसा देने से मना कर दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उस केस में मैं आपको उसका पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो कस्टमर के डिफॉल्ट के केस पे डेल क्रेडिट एजेंट पेमेंट करता है। ठीक है, अगर इनवॉइस यहाँ पे सप्लायर ने इशू की, सप्लायर के नाम पे इशू हुई, देन इन दैट केस इट इज नॉट ए एजेंट और कोई सप्लाई नहीं है एज पर शेड्यूल 1। पर अगर डेल क्रेडिट एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस रेज कर दिया तो वो एजेंट है और शेड्यूल 1 में सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। मतलब जब हम ये मान रहे हैं कि इनवॉइस जो है डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम पे इशू करेगा, ठीक है, इन दैट केस उसमें कोई इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आया, जैसे होता है ना कि आपने कस्टमर को ईएमआई पे दे दिया कि एक काम करो 10% इंटरेस्ट पे 3 महीने में पेमेंट कर देना मेरे को। ठीक है, तो 3 महीने का आपने एक लोन फॉर्म में इंस्टॉलमेंट में आपने कोई गुड्स दे दिया, तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये भी सप्लाई का पार्ट बन जाता है। ठीक है, पर अगर ये सीधा ही राम के नाम पे, अगर सीधा ही प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस रेज हो गई तो एजेंट का कोई लेना देना था नहीं, तो उस इंटरेस्ट कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल बेसिक लॉजिक, अगर प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस रेज हुई तो इट्स सप्लाई तब जब कस्टमर को गुड्स बिका। अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस रेज हुई तो सप्लाई तब जब एजेंट की तरफ ही गुड्स चला गया। ठीक है, शेड्यूल 1 बोलता है कि मैं एजेंट की सर्विसेज तब मानूंगा जब उसने अपने नाम पे इनवॉइस रेज किया, जब डेल क्रेडिट एजेंट या किसी भी एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस रेज की। ओके, ये क्लैरिफिकेशन टाइप भी है डेल क्रेडिट एजेंट का जो आपको दिया गया है। इट इज इंटरेस्ट कंपोनेंट का एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्या होगा। ठीक है, तो जब वो आपका एजेंट रहेगा तब तो इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूड हो जाएगा, नहीं रहा तो नहीं इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज अ सेपरेट सर्विस व्हेन डीसी इज नॉट एक्ट एज एजेंट। इट एक्ट्स एज एजेंट तभी जब वो अपने नाम पे इनवॉइस रेज करेगा। उसने अपने नाम पे इनवॉइस रेज नहीं की, विल इट बी एजेंट? नहीं। तो याद रखना हमेशा, जब राम ने श्याम को गुड्स बेचा, ठीक है, तो क्या यहाँ पे सप्लाई हुई? नहीं, क्योंकि इनवॉइस तो राम के नाम पे ही बन रही है। तो सप्लाई कब मानी जाएगी? जब श्याम ने कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, वेर इज जिस दिन श्याम ने डिसाइड किया कि इनवॉइस मेरे नाम पे रेज होगी, देन उस केस में सप्लाई तभी जब राम ने श्याम को दे दिया। इधर श्याम ट्रूली एजेंट होगा एज पर शेड्यूल 1, उधर नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। हमने क्या बोला था कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का एग्जांपल समझा था 7(1)(b) में कि आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की अपने डोमेस्टिक बाउंड्रीज की बाहर की किसी लोकेशन से। ठीक है, तो उसको आपने और उस पर आपने कंसिडरेशन दिया, भले फिर बिजनेस पर्पज के लिए ना हो, उसको आप सप्लाई बोल रहे थे। दिस इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस? मीन्स रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडिया की बाउंड्रीज, इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके बियॉन्ड अगर किसी एरिया से आपने कोई सर्विसेज अवेल की, दैट इज सप्लाई। अब सिचुएशन चेंज क्या है? सिचुएशन चेंज ये है कि ये विद कंसिडरेशन हुआ तो जीएसटी लग रहा था, विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, अब तक हमने ये तो समझा था कि विद कंसिडरेशन तो है जीएसटी। 7(1) भी यही बोल रहा था कि अगर आपने विद कंसिडरेशन लिया हो, भले फिर बिजनेस पर्पज के लिए ना भी हो, तो उसको हम सप्लाई बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर शेड्यूल 1 क्या बोलता है? बिना किसी कंसिडरेशन के भी अगर आपने कोई सर्विसेज ली फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फॉर बिजनेस, देन इट्स अ सप्लाई। पर्सनल यूज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को अगर समझना हो तो क्या हुआ? फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, चाहे फिर पर्सनल यूज हो
या बिजनेस यूज, इट्स अ सप्लाई। क्यों? 771 बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब विदाउट अ कंसिडरेशन, पर्सनल यूज हुआ, नॉट अ सप्लाई। बिजनेस यूज हुआ, किससे लिया? और किसी रिलेटेड पर्सन या फिर ओन स्टैब्लिशमेंट से ये सर्विसेज ली, इट्स अ सप्लाई। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर इंपोर्ट ऑफ सर्विस वेरी क्लियर। ये किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 171C, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। व्हाट इज द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ये बोला कि अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो 71B ने बोला था आप ले लो, विदाउट अ कंसिडरेशन है तो इन्होंने बोला अगर आपने किसी रिलेटेड पर्सन हमने अभी सीखा था, डायरेक्टर, फैमिली मेंबर, एम्प्लॉई, कोई भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कोई भी इंसान जो 25% के उससे ज़्यादा आपका होल्ड कर रहा है, कोई भी पर्सन जो आपके अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता है, उसको आपने क्या बोला? रिलेटेड पर्सन। तो उससे अगर आपने कोई गुड्स, उससे उससे आपने कोई सर्विसेज ली, देन इन दैट केस इट विल बी अ सप्लाई, ठीक है। अगर इसके अलावा किससे और सर्विसेज आपने ली? अपनी खुद ही की कोई स्टैब्लिशमेंट से, यानी हो सकता है ना कि मेरे फॉरेन में भी कोई ब्रांच हो, मेरी फॉरेन में कोई ब्रांच है, उससे मैंने कोई सर्विसेज ली, क्या वो सप्लाई होगा? हाँ, दैट विल ऑल्सो बी अ सप्लाई, ऑलवेज रिमेंबर। सो एनीथिंग, जो कोई भी सर्विसेज जो आपने बाहरी जगह से भी ली, चाहे वो अपने स्टैब्लिशमेंट से ली हो, चाहे वो अपने किसी रिलेटेड पर्सन से ली हो, जो इंडिया के बाहर से आपने ली विदाउट अ कंसिडरेशन, एंड इट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, ये याद रखना, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में गुड्स कहीं नहीं इंक्लूडेड है, सिर्फ सर्विसेज इंक्लूडेड है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। आपने कोई फ्री सैंपल लिए, क्या वो सप्लाई है? नहीं, फ्री सैंपल्स को हम सप्लाई नहीं बोलते। अगर आपने कोई फ्री सैंपल बांट दी ऐसे ही बिना किसी कॉस्ट के, क्योंकि फ्री सैंपल क्या है, आप क्या कोशिश कर रहे हो कि आप फ्री सैंपल्स देके कस्टमर को चाह रहे हो कि आपका वो गुड्स ट्राई करे, और अगर उसको पसंद आए तो आपके यहाँ वापस आ जाएगा, तो इट्स एन एक्सपेंस फॉर यू। इट इज, इससे आपको कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, इट्स एन एक्सपेंस कि आप बिना किसी कंसिडरेशन के चार्ज कर रहे हो। दिस इज अ नॉन जीएसटी सप्लाई, ओके, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। नाउ अगर आपने वही बाय वन गेट वन कर दिया, बाय वन गेट वन क्या होता है कि अगर एक चीज खरीदी तो दूसरी चीज, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो, एक सर्फ के पैकेट के साथ दूसरा सर्फ का पैकेट, एक हैंड वॉश के साथ दूसरा हैंड वॉश फ्री, ये सब होता है, ठीक है। इसमें ये इंक्लूड माना जाता है कि जो एक पैकेट है, जो प्राइस आप दे रहे हो, वो इंक्लूसिव ऑफ द अदर पैकेट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हैंड वॉश लिए दो, इसकी कॉस्ट थी 400 रुपये, ठीक है, अलग अलग। एक मैंने 1+1 हैंड वॉश लिया, इसकी कॉस्ट है 395 रुपीज, ठीक है। चाहे मैंने ये लिया हो, चाहे मैंने ये लिया हो, प्राइस सेम पड़ती है, ठीक है। 4-5 रुपए ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन मेजर कॉस्ट डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप 1+1 ले रहे हो तो उसमें पहले वाले प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ये नहीं, कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि उस दूसरे वाले प्रोडक्ट की प्राइस नहीं इंक्लूडेड है, एक प्राइस पे दूसरा मतलब एक गुड पे दूसरा गुड फ्री है। यहाँ पे एक हैंड वॉश पे दूसरा हैंड वॉश फ्री नहीं था, ठीक है। प्राइस इंक्लूसिव थी, वो बस दिखाने के लिए एक मार्केटिंग गिमिक होता है कि ये बोलेंगे कि एक के ऊपर एक फ्री है तो लोग खरीद लेंगे, ठीक है। लोगों को लगेगा कॉस्ट बच रही है, जबकि एक्चुअली कॉस्ट वॉस्ट नहीं बच रही होती, वो दोनों की प्राइजेस एक ही प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होता है, इसीलिए इसको सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। अब आपने कोई गिफ्ट वगैरह दिया है, फ्री गिफ्ट है, सॉरी। अच्छा, ये बात याद रखना, ये वो वाला एम्प्लॉयर वाला गिफ्ट नहीं है, ठीक है। वो 50,000 वाली कंडीशन सिर्फ एम्प्लॉयर वाले गिफ्ट में, इधर नहीं है ऐसी कंडीशन। आपने नॉर्मली एज अ गिफ्ट किसी को दे दिया कोई सामान, तो वो भी सप्लाई नहीं है, तो वो भी आपका सप्लाई नहीं है, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? फ्री सैंपल नॉट अ सप्लाई। अगर आपने एक के ऊपर एक गुड दे दिया, ठीक है, दैट इज अ सप्लाई। कोई गिफ्ट दिया, नॉट अ सप्लाई, ठीक है।
So you have to remember certain things in schedule 1, that is कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटीज विदाउट अ कंसिडरेशन जब आपने दी, देन इट इज अ सप्लाई। ठीक है, शेड्यूल 1 सेक्शन 7(1)(c) यही बात करते हैं। 7(1)(c) की कुछ अगर बातें मुझे समझनी हो तो क्या क्या है। पहला पॉइंट था परमानेंट ट्रांसफर, कोई भी एसेट मैंने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया उस पर जीएसटी लगेगा। कोई भी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। ओके, कोई भी गुड सर्विसेज ट्रांसफर हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, इट विल नॉट बी अ सप्लाई। ठीक है, डेल क्रेडिटर एजेंट है, ठीक है, उसने जब गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते वक्त इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे रेस की, तो सप्लाई तब जब फाइनली कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हुई। यहाँ पर वो एक एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक मिडिल मैन है। ठीक है, ही विल बी अ एजेंट कब, जब ही रेजेस द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। ठीक है, जब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस रेस करेगा, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ एजेंट एज पर द शेड्यूल 1। और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी तभी इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट कंपोनेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, फिर हमारा एक और पॉइंट क्या था कि अगर आपने कोई सेल्स प्रमोशन गिमिक किया, अगर आपने कोई फ्री सैंपल दिया या गिफ्ट दिया, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं। लेकिन अगर आपने 1+1 का ऑफर दिया, देन इन दैट केस उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि वो 1+1 में दोनों प्रोडक्ट की प्राइस इंक्लूडेड होती है। ठीक है, इसीलिए उस पर जीएसटी लगेगा। फिर एक और हमारा क्या था, इम्पोर्ट और सर्विस। इम्पोर्ट और सर्विस में दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट, 7(1)(c) एंड शेड्यूल 1। क्या इम्पोर्ट और सर्विस विदाउट फॉर अ कंसिडरेशन हुआ, चाहे फिर फॉर अ कंसिडरेशन इम्पोर्ट और सर्विस, चाहे फिर वो पर्सनल यूज हो बिजनेस यूज हो, उसको जीएसटी के उस पर्व्यू में रखा जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा। 7(1)(b) ये बोलता है। 7(1)(c) क्या बोलता है, आपने इम्पोर्ट और सर्विस की, ठीक है, विदाउट अ कंसिडरेशन फ्रॉम एनी रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम योर ओन एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपने वो सर्विसेज ली, ठीक है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है और वो बिजनेस यूज के लिए, तो वो सप्लाई होगा। अब ये पर्सनल यूज के लिए नहीं माना जाएगा, यहाँ पे बिजनेस यूज इंपॉर्टेंट है। Okay, so this is the most important points of schedule 1. We have covered schedule 1. Now we will discuss schedule 2 in the next session. I hope you like the topic. अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे। ओके, थैंक यू क्लास।